वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल के 4th चैप्टर जलवायु का 3rd पार्ट। और ये है वन लाइनर पार्ट, मतलब इसमें हम इस चैप्टर से बनने वाले वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्व हैं। मतलब एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया गया है और वो इस तरीके से दिया गया है कि किसी क्षेत्र की प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 2 चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं और तीसरा ये जलवायु है, मतलब वायुमंडलीय अवस्थाएं। तो उस पॉइंट को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि 2 चैप्टर जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो है स्थलाकृतियाँ और अपवाह, और तीसरा वायुमंडलीय अवस्थाएं यानी जलवायु। तो आपको समझना ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक जो 3 तत्व एनसीईआरटी में बताए गए हैं वो एक है स्थलाकृतियाँ, दूसरा है अपवाह, तीसरा है वायुमंडलीय अवस्थाएं। ये एनसीईआरटी में किस तरीके से घुमा के दिया है ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन घुमा करके प्रेजेंट किया जाता है किसी भी टीचिंग एग्जाम में या एसएससी और यूपीएससी वगैरह में। तो आपकी तैयारी ऐसे लेवल की है कि वो कितना भी घुमाएं आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से तैयार किया है ये मैटर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किन महीनों में होती है। तो तमिलनाडु की बात हो रही है, ध्यान रखना, पूरे भारत की नहीं है। तो तमिलनाडु में ज़्यादा बरसात होती है अक्टूबर नवंबर, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझेंगे कि अक्टूबर नवंबर में भारत की बरसात, ऐसा तो कभी सुना नहीं, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जून सितंबर में होती है। तो आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा हो तो वहाँ देखोगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि नॉर्मली उत्तर भारत में जून के आसपास बरसात मानसून आता है, लेकिन लौटते वक्त अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा बरसात करता है तमिलनाडु में। तो लास्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो सारे हमारी अन्य वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आप देखना चाहते हैं वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सारे चैप्टर्स के नोट्स भी आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से मिलेंगे। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मध्य एशिया की अपेक्षा ठंड के कम होने का क्या कारण है। तो भारत में ठंड जो है वो मध्य एशिया से कम है, और मध्य एशिया से बहुत ज़्यादा ठंड है। तो भारत में ऐसी ठंड क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है हिमालय पर्वत की ऊंचाई। क्योंकि आप देखते हैं तो भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो मध्य से आने वाली ठंड को रोकता है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो भारत ठंडा क्षेत्र होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को शीत होना चाहिए था, क्यों। जो अभी हमने समझा मध्य एशिया की ठंड के कारण, और शीत क्यों नहीं है, लेकिन ऊंचे हिमालय के कारण ये ठंड भारत में नहीं पहुंचती। तो हिमालय है जो इस ठंड को रोकता है, नहीं तो भारत शीत जलवायु होता। ऐसी एक और धारणा है, भारत की जलवायु को शुष्क होना चाहिए था, क्यों। शुष्क मतलब गर्म, तो गर्म क्यों होना चाहिए था, इसका कारण देखते हैं। भारत के ऊपर वर्ष भर चलने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के स्थलीय भाग में बहने के कारण ये गर्म होती हैं। मतलब भारत के ऊपर वर्ष भर जो व्यापारिक पवनें चलती हैं ना, साल भर चलती रहती हैं, वो स्थलीय भाग से आती हैं, और जो पवनें स्थलीय भाग से आती हैं वो हमेशा गर्म होती है। तो सोचिए अगर साल भर भारत के ऊपर गर्म पवनें चलती रहती तो फिर कैसा होता, भारत शुष्क होता। लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसका कारण क्या है। लेकिन मानसून आगमन से भारत शुष्क नहीं रहता। तो ये मानसून का जो आगमन होता है ये बरसात इसको शुष्क होने से बचाती है। तो ये 2 अलग अलग नई चीज़ें हमने देखी कि हिमालय नहीं होता तो भारत हमेशा ठंडा होता, और ये मानसून नहीं आता तो भारत हमेशा गर्म होता। छठा क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस तत्व से बहुत अधिक प्रभावित है। मतलब भारत की जलवायु को वायुदाब भी प्रभावित करता है, मानसूनी पवनें भी प्रभावित करती है, तापमान भी प्रभावित करता है, अक्षांश प्रभावित करते हैं, जेठ धाराएं प्रभावित करती है। तो कई कारण हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी चीज़ करती है, तो वह है मानसूनी पवनें। ये एनसीईआरटी में दिया गया पॉइंट है, इसलिए आपको खासकर ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले जलवायु के किस तत्वों पर ध्यान दिया। मतलब प्राचीन काल में जो नाविक भारत में आते थे वो जलवायु की नई नई चीज़ों को देखते थे, तो किस तत्व पर ध्यान दिया उन्होंने, मानसून पर।
कैसे ध्यान दिया, अगले 2-3 क्वेश्चन आप देखोगे वहाँ समझ जाओगे कि क्या चीज़ स्पेशल देखी उन्होंने भारत के जलवायु में। 8वां क्वेश्चन है उत्क्रमण क्या है। तो पवन तंत्र की दिशा का उलट जाना, इसको उत्क्रमण कहा गया। यही उन्हीं नाविकों की बात है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर एक साथ समझते हैं। किन नाविकों ने भारत में उत्क्रमण यानी पवनों के उलटने को मानसून नाम दिया। अरबवासियों ने। तो कहने का मतलब यह है कि जो पुराने नाविक होते थे, पानी के जहाज़ों से यात्रा करते हुए भारत के आसपास क्षेत्र में आते थे, तो उन्होंने भारत की जलवायु पर जब ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि साल में कुछ निश्चित समय में पवनें भारत की तरफ आती हैं मानसून को लेकर के बरसात करती हुई, फिर कुछ टाइम बाद वो निकल जाती हैं भारत से, मतलब कि मानसून को वापस ले जाती हैं। तो ये पवनों का मानसून को लाना फिर उलट के वापस ले जाना, ये गतिविधि पर उन्होंने खास ध्यान दिया और इसी को उन्होंने नाम दिया उत्क्रमण। और इसी जलवायु की परिस्थिति को नाम दिया उन्होंने मानसून। और कौन से थे ये नाविक? अरबवासी। तो सिंपल एक कहानी है, लेकिन क्वेश्चन 2-3 बन गए कि पवनों के उलटने को क्या कहा गया? उत्क्रमण। उलटने पर ध्यान किसने दिया? अरबवासियों ने। और इसी घटना को उन्होंने क्या नाम दिया? मानसून। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के किन अक्षांशों में रहता है? तो आंसर है 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है कि 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच मानसून का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। बाकी मानसून थोड़ा आगे और पीछे भी इनसे निकल जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इन डिग्रियों के बीच में रहता है, तो इसलिए ध्यान रखना है इसको भी। 11वां क्वेश्चन है व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवन डैश नहीं होती। मतलब क्या नहीं होती? नियमित नहीं होती। चीज़ों को समझना है। व्यापारिक पवनें तो वो होती हैं जो पूरे साल भर एक नियम को फॉलो करते हुए एक ही दिशा में बहती रहती है, तो इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं क्योंकि ये नियमित होती हैं। मानसूनी पवनें जो होती हैं ये मानसून लाती हैं और ये नियमित नहीं होती। मतलब ज़रूर नहीं है कि हर बार सेम दिशा में, सेम डेट में, सेम मात्रा में वर्षा लाएगी। तो ये सब चीज़ें चेंज हो सकती है, इसका मतलब कि ये अनियमित होती है, नियमित नहीं होती। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तो इसका आंसर है मोटी दीवार तापमान नियंत्रण के लिए व चपटी छत वर्षा जल संग्रहण के लिए। मतलब राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहाँ गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा, सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मोटी दीवार जब बनाते हैं तो मोटी दीवार तापमान को नियंत्रण में रखती है। मतलब कि जो गर्म दिन होंगे तो बाहर की गर्मी को वो दीवार अंदर नहीं आने देगी, उस गर्म तापमान को कंट्रोल में रखेगी। सेम ऐसे ही सर्दियों के टाइम में बाहर जो बहुत भयंकर ठंड पड़ती है तो बाहर की ठंड को वो कंट्रोल में रखेगी। तो गर्मियों में गर्मी के तापमान को कंट्रोल करके अंदर वो अच्छा वातावरण बनाए रखती है, सर्दियों में बाहर के ठंडे को कंट्रोल करके अंदर अच्छा वातावरण बनाए रखती है। इसके अलावा जो छत वर्षा जल संग्रहण है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान के क्षेत्र में बरसात बहुत कम होती है, तो उनको पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो छत को चपटी बना करके साइड में दीवारें बना करके पानी को इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है तराई, गोवा, मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? तो इसका आंसर है ताकि अत्यधिक वर्षा का पानी बहता रहे। मतलब तराई, गोवा और मंगलोर ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो इतनी ज़्यादा बरसात होती है कि अगर उसको सीधा चपटी छत बनाया जाएगा तो पानी हमेशा भरा रहेगा। तो इतने ज़्यादा पानी से ये लोग तंग आ जाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इनको ढलवा छतें बना देते हैं, मतलब ढाल वाली, जिससे पानी अपने आप बहता रहे। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है असम में कुछ घर बांस के खंभों में क्यों बनाए जाते हैं? तो असम में बरसात बहुत ज़्यादा होती है, पानी का जल भरा ही रहता है हमेशा। तो वो जल भराव जो रहता है ना, उसमें वो पहले खंभे गाड़ करके फिर उनको आपस में बांध करके और लकड़ियों को बांध करके एक फर्श टाइप बना लेते हैं आकृति, फिर उसके ऊपर घर बनाते हैं। उससे क्या होता है कि जो जल भराव होता है वो खंभों में ही मतलब भरा रहता है और घर उस जल भराव से ऊपर बन जाते हैं। तो ये अत्यधिक वर्षा के जल भराव से ऊपर घर बनाने के लिए बांस के खंभों में घर बनाते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है 15वां विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही क्यों स्थित हैं?
खास करके ध्यान देना पश्चिमी किनारे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा कर दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सिंपल भाषा में ये कहा गया है कि ज़्यादातर जो महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी किनारों पर ही मरुस्थल क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में ठंडी धाराएं बहती हैं जो उस क्षेत्र की नमी को सोख लेती है, इसलिए वहाँ की जलवायु शुष्क मरुस्थलीय हो जाती है। तो ज़्यादातर जो महाद्वीप हैं उन सब के पश्चिम में आप देखोगे तो वहाँ की महासागरीय धाराएं ठंडी हैं, और ठंडी महासागरीय धाराएं वहाँ के जो नमी है उसको सोख करके ठंड को ऊपर उठा लेती है, तो नीचे वो शुष्क सा वातावरण बन जाता है, इसलिए वो मरुस्थल बन जाता है। 16वां क्वेश्चन है मोहसिन राम प्रसिद्ध है। अब ये तो आंसर आपको सामने ही दिख रहा है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, स्टेलेग्माइट व स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए। लेकिन अगर ये नहीं दिख रहा होता तो मोहसिन राम सुनते ही आपके दिमाग में जाता वर्षा के लिए। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये मोहसिन राम, और एनसीईआरटी में दे रखा है कि मोहसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा तथा स्टेलेग्माइट व स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। दो चीज़ें एक साथ दे दी, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि मोहसिन राम किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सर्वाधिक वर्षा के लिए, ऑप्शन बी स्टेलेग्माइट व स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए, ऑप्शन सी पहला व दूसरा दोनों, और ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों में कोई नहीं। तो आजकल ऐसे कंफ्यूज किया जाता है ऑप्शन में। अब जिसने ये स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के बारे में सुना ही नहीं कि ये भी है मोहसिन राम में, वो तो सीधा पहले ऑप्शन में टिक करके आ जाएंगे कि भाई सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो अब उनके हिसाब से वो गलत नहीं है क्योंकि बात उन्होंने सही कही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर पहले से ज़्यादा तीसरा है कि उसमें स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट और वर्षा दोनों चीज़ों को एक साथ समाहित किया गया है। तो ऐसे स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, पहले की तरह नॉर्मल रटने वाली स्टडी नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है मॉनसून का विशिष्ट लक्षण क्या है, मतलब खासियत क्या है इस मॉनसून की। तो इसकी खासियत है वर्षा की अनिश्चितता व असमान वितरण। मतलब ये चीज़ भी समझाई गई है एनसीईआरटी में कि जो वर्षा हर साल होती है वो फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं कि जितनी पिछले साल हुई है वर्षा तो उतनी ही इस साल भी होगी, बिल्कुल निश्चित थोड़ी होती है, तो वो अनिश्चितता होती है। दूसरा असमान वितरण, मतलब हर जगह पे सेम बरसात थोड़ी होगी, किसी जगह में ज़्यादा होती है किसी जगह में कम होती है, फिर वो पैटर्न भी अगले साल चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब होता है असमान वितरण। तो बरसात जो होती है हर साल वो ना तो निश्चित होती है और ना ही समान होती है, मतलब अनिश्चितता होती है और असमान वितरण होता है। ये मानसून का खास विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है भारतीय मानसून की सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, मतलब सबसे ज़्यादा बरसात जो भारत में है कौन सी जगह में होती है। तो उसका आंसर है पश्चिमी तट व उत्तर पूर्वी क्षेत्र। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भारत है इसका ये जो पश्चिमी घाट है, एक तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बरसात होती रहती है, दूसरा ये जो पूर्वोत्तर है बांग्लादेश के साइड में जो 7 राज्य हैं उनमें जो मेघालय है जहाँ ये मोहसिन राम है वो क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में भारत में सबसे ज़्यादा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है। तो ये दो क्षेत्र ध्यान रखने हैं जो सर्वाधिक वर्षा वाले हैं। 19वां क्वेश्चन है भारतीय मानसून की न्यूनतम वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, मतलब सबसे कम बरसात। तो ये पश्चिमी राजस्थान थार मरुस्थल ध्यान रखना है जहाँ सबसे कम 10 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा होती है। फिर 20वां क्वेश्चन है दिल्ली में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। तो जुलाई में। पहले हमने पढ़ा था कि दिल्ली में मानसून आता कब है, तो वो था 29 जून, और सबसे ज़्यादा बरसात कौन से महीने में होती है, तो वो अब हम देख रहे हैं जुलाई। 21वां है सर्दियों में दक्षिण भारत में मौसम गर्म क्यों होता है। सर्दियों में उत्तर भारत में तो हम कड़ाके की ठंड देखते हैं, लेकिन दक्षिण भारत का क्षेत्र हमें गर्म दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है। तो पहला कारण है समुद्री प्रभाव तथा उष्ण उत्तर पूर्वी स्थलीय पवनों के कारण। एक तो समुद्री प्रभाव जो होता है वो अपने आसपास के तटीय क्षेत्रों में जो मतलब कंडीशन है जलवायु की उसको समान रखता है, जैसा दिन वैसी रात, लगभग दिन भी गर्म तो रात भी गर्म, तो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाओगे तो फिर आपको तापमान में दिन रात में जो तापमान होता है उसका अंतर बढ़ता हुआ दिखेगा, मतलब कि दिन जो है अपेक्षाकृत थोड़े से गर्म रहते हैं, रातें उससे ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये समुद्री प्रभाव इस
प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिण भारत में नहीं है। एक तो इसलिए यहाँ का मौसम गर्म रहता है, ज़्यादा ठंड का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर सर्दियों में यहाँ उत्तर पूर्वी जो स्थलीय पवनें आती हैं वो स्थल से आती हैं, इसलिए गर्म होती हैं, तो इसलिए भी वो इसको शुष्क बनाए रखती हैं। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण सर्दियों में भी दक्षिण भारत का तापमान ज़्यादा रहता है, यानी गर्म माहौल बना रहता है। तो यहाँ आज के इस चैप्टर के सारे वन लाइनर कंप्लीट होते हैं। आज का वीडियो भी यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो अगर ये मेहनत आपके काम आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। तो यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।